हेलो स्टूडेंट, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम इकोलॉजी के कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नीट 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, व्हाट इज द इनकरेक्ट अबाउट एन इकोसिस्टम। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है हमसे किसके बारे में, इकोसिस्टम के बारे में। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास में, इट कैन वेरी फ्रॉम ए स्मॉल साइज पॉन्ड टू अ लार्ज साइड सी। क्या कि जो इकोसिस्टम है उसका साइज वेरी कर सकता है एक स्मॉल साइज के पॉन्ड से लेके एक लार्ज साइज के सी तक। तो ये स्टेटमेंट सही है कि कोई इकोसिस्टम एक स्मॉल साइज का पॉन्ड भी हो सकता है और एक लार्ज साइज का सी भी हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन, इट मे बी एंथ्रोपोजेनिक इन ओरिजिन। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है कि मैन मेड, कि जो इकोसिस्टम है वो किसी इंसान ने बनाया हो, मैन मेड हो। जैसे हम बोल सकते हैं एक फील्ड यानी कोई खेत की जगह है, वो मैन मेड होगी, खेत बनाया। या फिर कोई आपके पास में एक्वेरियम है तो वो भी क्या होगा, मैन मेड होगा। तो हाँ, जो एक इकोसिस्टम वो कैसे हो सकता है, एंथ्रोपोजेनिक इन ओरिजिन हो सकता है और क्या हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इट मे बी टेम्परेरी और परमानेंट, कि इकोसिस्टम टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी। ये स्टेटमेंट भी सही है। टेम्परेरी कैसे, मान लो कोई एक पॉन्ड थी, क्या थी हमारे पास में, कोई एक पॉन्ड थी और वो सूख गई। पहले उस पॉन्ड के अंदर एक क्या चल रहा था, वाटर इकोसिस्टम चल रहा था। जैसे ही वो सूखी तो वहाँ पर जो वाटर इकोसिस्टम है वो खत्म हो गया। तो ये टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, फिर हमसे पूछा गया, इट इन्वॉल्व्स द फंक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ एनर्जी बट नॉट द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कि क्या बोल रहे हैं कि ये एनर्जी के फ्लो को तो इन्वॉल्व करता है, बट न्यूट्रिएंट्स का जो रिसाइकल है उसे क्या करता है, इन्वॉल्व नहीं करता। बट ये स्टेटमेंट क्या रोंग है, और जो रोंग है वही हमारा आंसर क्या होगा, डी। हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में नहीं, आगे एक चैप्टर में आप पढ़ोगे कि क्या कि आपका दिया हुआ कार्बन का साइक्लिंग दी हुई, किसकी साइक्लिंग दी, कार्बन की साइक्लिंग। और आप पढ़ोगे फॉस्फोरस और कार्बन दोनों का साइकिल आप पढ़ोगे आपके चैप्टर में। तो ये न्यूट्रिएंट्स ही हैं और न्यूट्रिएंट्स का भी रिसाइकिल होता है क्या इकोसिस्टम में। तो ये बोला नहीं होता, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। मैं बाकी सब इरेज कर देती हूँ, आपको सिर्फ आंसर पता होना चाहिए। इस ऑप्शन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में भी आया क्या पूछा गया इसमें। आपको क्वेश्चन अच्छे से विजिबल हो जाएगा। मैं बाकी सब कुछ इरेज कर देती हूँ। आई थिंक अब तो विजिबल आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है, ये आपका 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ आपके लिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। डेट्राइवोरस परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन, कि जो डेटाइटिवोरस है वो क्या करते हैं, फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म करते हैं। ये आप पढ़ोगे डिकम्पोजिशन, जो डीकम्पोजिशन वाली प्रोसेस उसमें आप पढ़ते हो FLCHM। ये क्या है मैम, एफ का मतलब होता है फ्रेगमेंटेशन, एल का मतलब होता है लीचिंग, सी का मतलब होता है कैटाबोलिज्म, एच का मतलब होता है ह्यूमिफिकेशन और एम का मतलब होता है मिनरलाइजेशन। तो ये सारी प्रोसेस है, 5 प्रोसेस है किसकी, डिकम्पोजिशन की। तो फर्स्ट प्रोसेस ही क्या होती है, फ्रेगमेंटेशन, जिसमें क्या होता है कि जो माइक्रोब्स होते हैं, डेटाइटिवोरस होते हैं, वो क्या करते हैं, एक बड़े सारे डाइटाइटस के पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं, उसे बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो हमारा ये स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए सही है। बी क्या बोल रहा था, ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय द सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन, कि ह्यूमस का बाद में डिग्रेडेशन किस में होता है, मिनरल्स में होता है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं मिनरलाइजेशन। ये कौन करता है, सब माइक्रोब करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सोइल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड लीचिंग। यस, ये लीचिंग की डेफिनेशन दी गई है। लीचिंग डेफिनेशन क्या होती है कि जो कुछ वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या करते थे, प्रेसिपिटेट आउट कर जाते हैं सोइल के अंदर। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लीचिंग। ये बात भी सही है, तो हमारा सी स्टेटमेंट भी सही है। उसके अंदर देखो डी, द डेटाइटस फूड चेन बीइंग विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो डेटाइटस फूड चेन है, क्या वो बिगिंस, क्या वो स्टार्ट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, नहीं, वो किससे स्टार्ट होती है, डेड ऑर्गेनिज्म से। डेटाइटस से स्टार्ट होती है, सड़े गले पत्तों से क्या होती है हमारी फूड चेन स्टार्ट होती है। तो ये लिविंग से ना कि डेड आएगा, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। अर्थवर्म्स ब्रेक डाउन डेटाइटस इनटू स्मॉल पार्टिकल्स बाय ए प्रोसेस कॉल्ड कैटाबोलिज्म। हमने देखा कि डेट्राइटस को स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ने की जो प्रोसेस होती है उसे कैटाबोलिज्म नहीं कहते, उसे क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। ठीक है, तो हमारा डी रॉन्ग है और ई रॉन्ग है। सही क्या, ए बी सी। तो देख लो ए बी सी कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ABC ओनली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको समझ में। और ये कौन सी प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको NCERT में मिलेगी, सॉरी, ये प्रोसेस आपको NCERT में मिलेगी डिकम्पोजिशन में। किस में मिलेगी, ये पूरा पैराग्राफ उसमें दिया हुआ, आप NCERT से रीड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है,
ये तो 2022 में पूछा गया क्वेश्चन आपसे। डेट्राइटिवोरस ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल, द प्रोसेस इज कॉल्ड। अभी देखा था डेट्राइटस का जो बड़ा पार्टिकल है उसको माइक्रोब्स जो है डेट्राइटिवोरस जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। ऑप्शन नंबर ए क्या जाएगा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज वाज रिलीज बाय। जो एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट है वो कौन रिलीज करता है? GEAC करता है, WWF करता है, FOM फॉर्म करता है, या फिर IUCN करता है? तो इसका आंसर होगा डी, IUCN। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऊपर लिख रही हूँ, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये किसकी फुल IUCN की फुल फॉर्म है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन इंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट जारी करता है? IUCN करता है। और एक बुक आपने नाम सुना होगा, रेड डाटा बुक। क्या नाम होता है उसका? रेड डाटा बुक। क्या नाम है उस बुक का? रेड डाटा बुक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं आपको। मैच द ट्रॉपिक लेवल्स विद दियर करेक्ट स्पीशीज एग्जाम्पल इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। हमें कोई एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम दिया गया है, उसमें हमें क्या करना है? ट्रॉपिक लेवल को मैच करना है। देखो, जो भी प्रोड्यूसर होगा, क्या होगा? प्रोड्यूसर। कोई भी जो चैन होगी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, किससे स्टार्ट होगी? प्रोड्यूसर हो गए प्लांट, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, इनको बोलते हैं T1 यानी ट्रॉपिक लेवल 1। और जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा, प्राइमरी फर्स्ट टाइम जो इन प्रोड्यूसर को कहा है प्राइमरी कंज्यूमर आएगा, वो किस में आएगा? T2 में, ट्रॉपिक लेवल 2 में। तो अब इन सब में देख लो, क्रो, वल्चर, रैबिट, ग्रास में प्रोड्यूसर कौन है? ग्रास ही तो अपना खाना बनाएगा। तो ग्रास किस में आएगा? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में, तो सी का आ जाएगा फोर्थ। हम देख लेते हैं सी के फोर्थ से हमारा कोई मैच हो रहा है क्या? सी का सेकंड, सी का फोर्थ, सी का थर्ड, सी का फर्स्ट, एक से ही मैच हो गया। अगर आपको एक पता है बाकी नहीं पता, तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा? ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास को खाएगा रैबिट। तो रैबिट का क्या आ जाएगा? सेकंड ट्रॉपिक लेवल। क्या आ जाएगा? रैबिट का क्या आ जाएगा? सेकंड ट्रॉपिक लेवल। थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आपको कौन आ जाएगा? क्रो। और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे आपको कौन आ जाएगा? वल्चर। वल्चर जैसे गिद्ध होते हैं, इन्हें स्कावेंजर भी बोलते हैं। वल्चर क्या बोलते हैं? स्कावेंजर, ठीक है। जो मरे सले गले पशु होते हैं ना, उनको खाते हैं। जैसे मान लो कोई जंगल में कोई पशु मर गया, तो उनकी सफाई करने का काम किसका होता है? स्कावेंजर्स का होता है। जैसे वल्चर्स का होता है, गिद्ध वगैरह, उसको क्या कहते हैं? खा जाते हैं और अर्थ की सफाई करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? ट्रॉफिक लेवल से आप क्या कर सकते हो? इस ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो ये फूड चैन है उसको मैच कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, पिछले साल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ex-situ कंजर्वेशन। देखो, हम एक चीज पढ़ते हैं, क्या? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है। इसमें दो टाइप के कंजर्वेशन होते हैं, एक तो होता है इन सिटू और एक होता है ex-situ, ठीक है। इन सिटू का मतलब होता है कि जहाँ पे जो एनिमल रह रहा है नेचुरली, उसका जो प्लेस है रहने का, जो उसका नेचुरली घर है, हम उसको वहीं पे क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। और एक्स-सिटू में क्या होता है? हम उसको उसके नेचुरल एरिया से बाहर लेके कहीं उसका दूसरा प्रोटेक्शन एरिया बना देते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल समझो जू का, जू एंड बोटेनिकल गार्डन। आपका फर्स्ट आंसर ये हो जाएगा, ए इसका आंसर है। कैसे? मान लो जू में लायन है, आपने देखो दिल्ली हो गया, मुंबई, बड़ी बड़ी सिटीज़ में कहते हैं जू बने होते हैं। और जू ऐसे थोड़ा होता है कि कोई एकदम ऐसे एरिया में बने होते हैं जहाँ पे जंगल होता है, नहीं, शहर के बीचों बीच आपको जू देखने को मिल जाता है। तो हमने क्या होता है? हमने एक एरिया को वैसा बना दिया जंगल के जैसा, और जंगल से उठा के एनिमल वहाँ पे रख दिए। उनको हम प्रॉपर टाइम टू टाइम खाना दे रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, जिसकी उनकी स्पीशीज़ क्या है? खत्म नहीं हो गया। आगे आने वाले टाइम में आगे आने वाले जनरेशन को भी वो स्पीशीज़ देखने को मिलेगी। तो हमने क्या किया? एक्स-सिटू मतलब बाहर ला के उसको, उसके नेचुरल एरिया से बाहर ला के हमने उसको क्या किया? कंजर्व किया। तो वो तो एक्स-सिटू कंजर्वेशन। जैसे जू हो गया, बोटेनिकल गार्डन्स हो गए। बोटेनिकल गार्डन्स में हम प्लांट का कंजर्वेशन करते हैं और जूज में हम किसका करते हैं? एनिमल का। वहीं पे प्रोटेक्टेड एरिया, हमने उस एरिया को ही प्रोटेक्ट कर दिया जहाँ पे वो एनिमल पहले रह रहा था। नेशनल पार्क, जो आपके बड़े बड़े नेशनल पार्क होते हैं, वो किसका एग्जाम्पल है? इन-सिटू का। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी किसका एग्जाम्पल है? आपका इन-सिटू का। तीन ये जो एग्जाम्पल है वो आपके इन-सिटू के हैं, और एक एग्जाम्पल है जू एंड बोटेनिकल गार्डन किसका? एक्स-सिटू का, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा इन-सिटू कंजर्वेशन क्या होता है और एक्स-सिटू कंजर्वेशन क्या होता है। ये दोनों के दोनों क्या है? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इन ए नेचुरल इकोसिस्टम विच पिरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड। देखो, पिरामिड पढ़ते हो आप तीन टाइप के। एक आप पढ़ोगे नंबर का पिरामिड, किसका?
नंबर का, एक आप पढ़ोगे किसका, बायोमास का, किसका, बायोमास का, और एक आप पढ़ोगे एनर्जी का पिरामिड, किसका, एनर्जी का। इसमें से जो एनर्जी का पिरामिड है वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा, ऐसे होगा, अपराइट होगा, सीधा होगा, ठीक है। ये होता है अपराइट पिरामिड। कैसे होता है, अपराइट, मैं इसको बोल सकती हूँ अप राइट, सीधा पिरामिड, ठीक है। तो इसने बोला कैन बी इन्वर्टेड, कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा, किसका पिरामिड, एनर्जी का पिरामिड, कभी भी आपको इन्वर्टेड देखने को नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मैं जूम कर देती हूँ इसे, सॉरी, देखो, इन रिलेशन टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसको बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी, एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसको बोलते हैं एनपीपी ऑफ एन इकोसिस्टम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कि हमसे पूछा गया जीपीपी और एनपीपी में क्या रिलेशनशिप होता है, तो आप ध्यान रखोगे जब आपके पास है जीपीपी, आपके पास क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी, उसमें से आपने किसको माइनस कर दिया, आर को। अब आर यहाँ पे क्या, आर को बोलते हैं रेस्पिरेटरी लॉस, में यहाँ पे लिख रही हूँ क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी लॉस, आर को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी लॉस। जब आपने जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से आर को माइनस कर दिया, रेस्पिरेटरी लॉस को, तो आपको पास क्या हो जाती है, एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मैं इसको यहाँ पे इरेज कर रही हूँ एक बार, ठीक है। तो जीपीपी में से जब आर रेस्पिरेटरी लॉस को आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बच जाएगी। तो अब आप ये देख सकते हो कि जीपीपी ज़्यादा होगा किससे, एनपीपी से, क्योंकि जीपीपी में से तो आपने जब आर को माइनस किया तो आपके पास एनपीपी आया। तो आप स्टेटमेंट पढ़ लो, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आर वन एंड सेम। क्या दोनों चीज़ें सेम है और एक ही है, नहीं, अलग अलग अभी हमने देखा। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या हमारे पास में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, नहीं, रिलेशनशिप तो है, अभी हमने देखी इक्वेशन। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या जीपीपी लेस देन होगा एनपीपी से, नहीं, रॉन्ग बोल रही, तो उल्टा बोल दिया इसने। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यस, क्योंकि जीपीपी में से तो हमने आर को माइनस करके रेस्पिरेटरी लॉस को माइनस करके एनपीपी निकाला है, तो जीपीपी क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, एनपीपी से। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने में। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, ये अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था कि हमेशा एनर्जी का पिरामिड कैसे होगा, अपराइट होगा, सीधा होगा। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट, यस, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में नंबर का पिरामिड कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है, ये भी सही है। कैसे होता है, देखो, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में मान लो बहुत सारी ग्रासेस उगी हुई है, बहुत सारी, और उस ग्रासेस को खाने के लिए मान लो 10 गोट है, 10 बकरी हैं, और 10 बकरी या फिर 10 हिरन मान लो डियर है, और उन 10 हिरन को खाने के लिए एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम में एक क्या मिलेंगे आपको, 2 या 3 ही लाइन मिलेंगी। फॉरेस्ट में आप देखते हो ऐसे होता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, ट्रॉफिक लाइन में ऊपर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे नंबर कम हो रहे हैं ना। प्लांट ज़्यादा थे, प्लांट को खाने के लिए जो हर्बीवोरस है वो कम है, और कार्निवोरस उससे भी कम होते हैं, तो ये बात सही है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड, ये बात भी सही है कि सी में बायोमास का पिरामिड कैसा होता है, जनरली इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट, नहीं, जैसे अभी मैंने ऊपर वाली स्टेटमेंट क्या बोली, उल्टा होता है, तो ये बोल रहा है सीधा होगा, नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड। देखो, एक इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बायोटिक जो आपको दिया हुआ, एक होता है ए बायोटिक। क्या होता है, ए बायोटिक। ए बायोटिक में आपका क्या जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा, आपका क्या जाएगा, सोइल आ जाएगा, आपका क्या जाएगा, सनलाइट आ जाएगा, और आपका क्या जाएगा, वाटर आ जाएगा। ये क्या आपके ए बायोटिक कंपोनेंट है। एक इकोसिस्टम 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक बायोटिक कंपोनेंट होता है, एक ए बायोटिक कंपोनेंट होता है। ए बायोटिक कंपोनेंट हमने देख लिया क्या क्या है, टेम्परेचर है, वाटर है, सोइल है, सनलाइट है। फिर वहीं पे बायोटिक कंपोनेंट में क्या होता है, आपका प्रोड्यूसर होता है, कंज्यूमर होता है और डिकम्पोजर होता है। इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी में एक एक चीज़ें दी गई है और ऑप्शन नंबर ए में सभी को मिला के दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देती हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। देखो, हमने पढ़े इकोलॉजिकल पिरामिड, कितने टाइप के पिरामिड पढ़े, 3 टाइप के। कौन से, नंबर के, हमने पढ़े बायोमास के, और हमने पढ़े किसके, एनर्जी के। फिर हमने कुछ बातें सीखी कि एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा होगा, नंबर का पिरामिड ग्रासलैंड इकोसिस्टम में सीधा होगा, और बायोमास का पिरामिड सी में कैसा होगा, उल्टा होगा। ये 3 बातें हमने पढ़ी। फिर पिरामिड की क्या कुछ लिमिटेशंस है,
अब कौन कौन सी लिमिटेशन हमसे पूछा है क्या है, नोट, कौन सी नहीं है हमें वो देखनी है, ठीक है। देख लो, सेप्टोफाइट आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड। सेप्टोफाइट हम बोल सकते हैं डीकम्पोजर, कि डीकम्पोजर को कोई भी प्लेस नहीं दिया गया था इकोलॉजिकल पिरामिड में, ये इसकी लिमिटेशन है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। तो इसको क्रॉस कर देती हूँ, ये आंसर नहीं होगा। इट एज्यूम ए सिंपल फूड चेन दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर, यस, ये भी लिमिटेशन है हमारे पिरामिड की। किसने किसको कंसीडर किया, एक फूड चेन का एज्यूम किया जो कि हमारे नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये भी इसका आंसर नहीं, क्योंकि ये लिमिटेशन है, हमसे पूछा गया नहीं। इट अकोमोडेट ए फूड वेब, नहीं, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इसकी लिमिटेशन नहीं है। किसने किसको अकोमोडेट किया था, फूड वेब को। इसने फूड वेब को अकोमोडेट नहीं किया था, इसने किसको एज्यूम किया था, फूड चेन को। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और एक लिमिटेशन और कौन सी है, इट डज नॉट टेक इनटू ए अकाउंट द सेम स्पीशीज बिलोंगिंग टू एंड मोर ट्रॉफिक लेवल्स। ये बात भी सही है कि एक स्पीशीज, जैसे मान लो ह्यूमन का एग्जांपल दूँ, मैं ह्यूमन हूँ, मैं क्या हूँ, एक हर्बीवोरस हूँ, मैं क्या खाती हूँ, प्लांट्स या एनिमल्स को खाती हूँ, मैं शाकाहारी हूँ। तो मैंने क्या किया, मान लो आलू की सब्जी या फिर जो भी ग्रास उगा हुआ है मैंने उसको खा लिया, ठीक है। तो मैं कौन से ट्रॉफिक लेवल पे T2 पे आ गई। वहीं पे एक ह्यूमन है जो कार्निवोरस है, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि मान लो इस ग्रास को किसने खाया, डियर ने खाया, फिर किसी ने भी खाया, मान लो बकरी ने खाया, और उस बकरी को क्या किया, उस ह्यूमन ने खा लिया। तो ह्यूमन कौन से ट्रॉफिक लेवल पे आ गया, T3 पे आ गया। स्पीशीज़ क्या है ह्यूमन की, वही ह्यूमन की स्पीशीज़ कौन से भी ट्रॉफिक लेवल पे हो सकती है, वो T2 पे भी हो सकती है, T3 पे भी हो सकती है। बट इन्होंने जिसने पिरामिड बनाए, एल्टोनियन पिरामिड बोलते हैं इसको, एल्टोनियन ने पिरामिड बनाए थे। तो उसने क्या किया, कंसीडर किया कि एक स्पीशीज एक ही ट्रॉफिक लेवल पे होगी, या फिर वो T2 पे होगी, या फिर वो T3 पे ही होगी। और ये बात रॉन्ग है, तो ये भी इसकी लिमिटेशन है। बट हमसे पूछा गया है कौन सी लिमिटेशन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, कि इसने फूड वेब को अकोमोडेट किया, जबकि इसने फूड वेब को अकोमोडेट नहीं किया। तो ये इसकी लिमिटेशन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इक्वेशन GPP माइनस R इज इक्वल टू NPP, R रिप्रेजेंट GPP यानी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, NPP मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे पूछा गया R क्या, हमने पता है, हम पढ़ के R क्या है, रेस्पायरेटरी लॉस। R हमारा क्या, रेस्पिरेटरी, इन्वायरमेंटल फैक्टर नहीं, रेस्पिरेशन लॉस, रेडिएट एनर्जी, रिटार्डेशन फैक्टर नहीं, रेस्पिरेशन लॉस, रेस्पिरेटरी लॉस बोल दो या फिर रेस्पिरेशन लॉस बोल दो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ex-situ कंजर्वेशन। ex-situ कंजर्वेशन का एग्जाम्पल क्या है, जू एंड बोटेनिकल गार्डन, प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या जाए, जू एंड बोटेनिकल गार्डन। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देती हूँ। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन आपका, कंसीडर द पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑफ एन इकोसिस्टम गिवन बिलो। अभी हमने एक बात तो पढ़ ली कि एनर्जी का पिरामिड हमेशा कैसा होगा, सीधा होगा कोई भी इकोसिस्टम में। इसलिए हमें एक ऐसा पिरामिड दिया गया, सीधा पिरामिड दिया गया, क्योंकि ये एनर्जी का पिरामिड है। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ T4 इज इक्विवेलेंट द 1000 जूल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1। की हमें बोले T4 जो है इसकी वैल्यू 1000 जूल है, 1000 जूल है, तो हमें T1 की वैल्यू बतानी है। हम पढ़ते हैं एक साइंटिस्ट लिंडमैन, ठीक है, उसने एक लो दिया था 10% का लो, कि एक ट्रॉफिक लेवल से T1 से T2 तक कितनी एनर्जी जाएगी, 10% एनर्जी ही जाएगी, ठीक है। तो इसका रूल क्या होता है कि जब आपको T1 से T2 निकालना होता है, तो आपको जब आप नीचे से ऊपर जाते हो तो आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो 10 से, और जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो 10 से, ठीक है। समझ में आ गई बात। मैं आपको इसको इरेज करके यहाँ पे बता देती हूँ। तो अब इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे 1000 जूल है, यहाँ पे 1000 को मल्टीप्लाई किया मैंने 10 से, तो कितना हो गया, 12340 लगी। अब यहाँ पे मैंने 12340 का 10 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो गया, 12345 लगी। फिर T1 पे 12345 तो थी मेरे पास में, फिर मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1234560 हो गया। अब देखो 60 किस में है, इसमें तो डिवाइड वाले देखे, तो इसमें देखो इसमें कितनी जीरो है, 60 है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्या ध्यान रखना है, जब मैं ऊपर से नीचे आ रही हूँ, ऊपर से नीचे आ रही हूँ तो 10 से मल्टीप्लाई करूँगी, और नीचे से ऊपर जा रही हूँ तो डिवाइड करूँगी किससे, 10 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, इन द इक्वेशन GPP माइनस R इज इक्वल टू NPP,
जीपीपी इज ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, हमें बता रहा है क्वेश्चन कि जीपीपी यहाँ पे क्या है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, नहीं बता तो भी हमें पता है। एनपीपी क्या यहाँ पे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, हमसे पूछे आर क्या है, यहाँ पे बहुत बार देख लिया हमने, यहाँ पे हमारा आर क्या है, रेस्पायरेटरी लॉस बोल दो या फिर रेस्पिरेशन लॉस बोल दो। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन नहीं, रेस्पायरेटरी कोशेंट नहीं, रेस्पायरेटरी लॉस या फिर रिप्रोडक्टिव एलोकेशन, तो आ जाएगा सी, रेस्पायरेटरी लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन आपसे, मैं बड़ा कर देती हूँ इसको। वट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड बी ऑब्टेन्ड विद द फॉलोइंग डाटा, कि कैसा पिरामिड हमें ऑब्टेन होगा, नीचे जो डाटा दिया गया उससे। सेकेंडरी कंज्यूमर 120 ग्राम, प्राइमरी कंज्यूमर 60 ग्राम और प्राइमरी प्रोड्यूसर 10 ग्राम। सबसे पहले तो ये बताओ, ग्राम हमने कितने टाइप के पिरामिड पढ़े हैं, हमने 3 टाइप के पिरामिड पढ़े हैं, कौन कौन से, नंबर का, बायोमास का और एनर्जी का, ठीक है। बायोमास का, नंबर का मतलब होता है नंबर 1 2 3 4, बायोमास का मतलब होता है वेट, मास आ गया मतलब वेट, और एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी। तो देखो ग्राम किसकी यूनिट है, वेट की यूनिट है, तो ये कहीं ना कहीं जो हमारा पिरामिड है वो है किसका, बायोमास का। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो जाएंगे, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर, ये तो ऐसे ही कट हो गए कि किसका पिरामिड है, बायोमास का पिरामिड है। अब ये उल्टा है सीधा, वो देखना है। अब देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर 10 ग्राम, मान लिया मैंने ये 10 ग्राम है प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर 60 ग्राम, ये मैंने मान लिया 60 ग्राम है, और फिर सेकेंडरी कंज्यूमर 120 ग्राम, मैंने मान लिया 120 ग्राम। इन लाइन को मैच करो, कैसा आ रहा है, उल्टा आ रहा है ना पिरामिड, कैसा पिरामिड है, उल्टा। तो इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, कैसा आ जाएगा, ये ऑप्शन, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम एक्सेट्रा प्रेजेंट इन द सोइल एट एनी गिवन टाइम इज रेफर टू एज था। आप 2 चीज़ें पढ़ते हो, एक चैप्टर में 2 हम बोल सकते हैं टर्म्स आती है, एक तो आती है स्टैंडिंग क्रॉप और एक आती है स्टैंडिंग स्टेट। आपको दिया भी ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप। एक गिवन टाइम में न्यूट्रिएंट्स की जो अमाउंट है सोइल के अंदर, न्यूट्रिएंट्स का कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, उसको तो बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट। क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग स्टेट। जो आपको डेफिनेशन दी गई वो किसकी है, स्टैंडिंग स्टेट की है। और एक गिवन टाइम पे एक पर्टिकुलर एरिया में सोइल के अंदर जो ऑर्गेनिक या लिविंग बायोमास है उसे क्या बोलते हैं, हम स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमें जो डेफिनेशन दी गई वो किसकी दी गई, स्टैंडिंग स्टेट की। और एक गिवन टाइम पे सोइल में जो ऑर्गेनिक या लिविंग बायोमास प्रेजेंट है उसे क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग क्रॉप बोलेंगे, ठीक है। तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आपसे स्टैंडिंग क्रॉप की डेफिनेशन पूछ ली जाए, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मैं इसको जूम कर देती हूँ, सॉरी। जूम क्यों नहीं हो रही है, देखो गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, आपको 2 स्टेटमेंट दी गई है, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट आपके सामने, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज नॉट रिलेटेड टू द केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेटाइटस एंड क्लाइमेट फैक्टर। कि क्या बोल रहे हैं कि जो डिकम्पोजिशन का रेट है, हमने डिकम्पोजिशन की 5 स्टेज पढ़ी थी, FLCHM, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। ये जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है ये रिलेट नहीं करती किससे, केमिकल कंपोजिशन से और डेटाइटस एंड क्लाइमेट फैक्टर से, तो ये गलत है। ये रिलेट करती है डेटाइटस का जो कंपोजिशन है उससे भी, जो केमिकल कंपोजिशन है, और जो क्लाइमेट फैक्टर उससे भी क्या करती है, रिलेट करती है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है, इन ए पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशन डिकम्पोजिशन रेट इज फास्टर इफ डेटाइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। कि क्या लिग्निन और काइटिन से हमारा डेटाइटस रिच है तो हमारी डिकम्पोजिशन की रेट फास्ट होगी, नहीं, कैसी होगी, स्लो होगी। तो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट भी रॉन्ग और स्टेटमेंट सेकंड भी रॉन्ग, ऑप्शन देख लो। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इज आर ट्रू, नहीं, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, यस। हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट भी रॉन्ग और स्टेटमेंट सेकंड भी रॉन्ग है। फर्स्ट क्या कह रहा है कि क्लाइमेट फैक्टर का और डेटाइटस का जो केमिकल कंपोजिशन है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई रिलेशन नहीं है, तो रिलेशन है भाई, ये गलत है। और लिग्निन और काइटिन अगर है तो वो फास्टर होगा। मान लिया हमारे डेटाइटस का केमिकल कंपोजिशन लिग्निन और काइटिन का है तो वो फास्ट होगा, नहीं, वो स्लो होगा। और फास्ट और स्लो हम बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं लिग्निन और काइटिन का डिकम्पोजिशन पर इफेक्ट पड़ रहा है, रिलेट कर रहा है वो उससे, समझ में आ रही है बात। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है।
The type of conservation in which the threatened species are taken out from their natural habitat and placed in special setting where they can be protected and given special care is called. अभी थोड़ी देर पहले मैं बताई थी कि हम क्या करते हैं एक्सीटू कंजर्वेशन में कि जो हमारी थ्रेटन्ड स्पीशीज़ है, जो स्पीशीज़ हमारी विलुप्त होने वाली हैं, जिसको खतरा है, उसको हम टेक आउट कर लेते हैं उसके नेचुरल एरिया से, उसे क्या करते हैं अपने एक स्पेशल एरिया में लाके उसको क्या कहते हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसे बोल देंगे एक्स-सी-टू कंजर्वेशन। क्या बोलेंगे? एक्स-सी-टू कंजर्वेशन। और ये जब क्वेश्चन आया था ना तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो गया था, कहीं भी ऑप्शन में एक्स-सी-टू कंजर्वेशन दिया ही नहीं था। इन-सी-टू कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सेमी कंजर्वेटिव मेथड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो एनसीईआरटी में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के दो ही तरीके बताए, इन-सी-टू और एक्स-सी-टू। कहीं भी सेमी कंजर्वेटिव वाला वर्ड यूज नहीं हुआ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये है नहीं और इन-सी-टू है नहीं, तो बचा ही क्या? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। मतलब एग्जामिनर ने क्या खेल खेला कि एक्स-सी-टू इन-सी-टू दोनों टाइप किसके हैं? बायोडाइवर्सिटी की तो टाइप है ना बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर ने एक्स-सी-टू ना देके क्या दे दिया? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन दे दिया। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इकोसिस्टम हैज द मैक्सिमम बायोमास? कौन से इकोसिस्टम का मैक्सिमम बायोमास है? ग्रासलैंड का, पोंड का, लेक का या फिर फॉरेस्ट का? देखो आप पढ़ोगे एमेजोन रेन फॉरेस्ट। एमेजोन रेन फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है? लंग्स ऑफ अर्थ, की अर्थ के फेफड़े हैं। और फेफड़े हमारे क्या काम आते हैं? हमारी ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, CO2 को बाहर छोड़ते हैं। हमें जीने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन हमारे अंदर लेते हैं फेफड़े और CO2 को बाहर छोड़ते हैं। तो एमेजोन रेन फॉरेस्ट को लंग ऑफ अर्थ क्यों बोला गया? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करते हैं? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारे प्लांट है इसके पास में, तो सबसे ज़्यादा बायोमास किसका होगा? जिसके पास में ज़्यादा प्लांट होंगे, बायोमास किसके पास आएगा? और प्लांट किसके पास होंगे? फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, वो भी कौन सा? एमेजोन रेन फॉरेस्ट। और एमेजोन रेन फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं? लंग्स ऑफ अर्थ बोला जाता है। ये बात ध्यान रखोगे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म इकोसिस्टम वाज कोइंड बाय, की जो इकोसिस्टम टर्म है वो किसने दी थी? हैकल ने दी थी, वार्मिंग ने दी थी, E.P. ओडम ने दी थी या फिर A.G. टेंसले ने दी थी? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। किसने दी थी? A.G. टेंसले ने टर्म दी थी। कौन सी? इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करना है? मैच करना है। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे तो है साइंटिस्ट, यहाँ पे क्या साइंटिस्ट है? कुछ साइंटिस्ट देखे, उन साइंटिस्ट की क्या थ्योरी है, किस चीज़ के बारे में बताया, उसको मैच करना है। रॉबर्ट मे ने हमें बताया था कि हमारी जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो कितनी है? 7 मिलियन है। ठीक है। पॉल एहरलिख का एक हम बोल सकते हैं हाइपोथेसिस थी, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट ने क्या दिया था? स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप दिया था। और डेविड टिलमैन ने क्या किया था? एक लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम पे एक्सपेरिमेंट किया था आउटडोर। ठीक है। तो ए का आएगा थर्ड, ए का थर्ड और बी का फर्स्ट। देख लो, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट। ए का थर्ड इसमें भी, ए का थर्ड इसमें है, पर बी का फर्स्ट इसमें है। ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो क्या ध्यान रखेंगे? रॉबर्ट मे ने 7 मिलियन स्पीशीज के बारे में हमें बताया था। डेविड टिलमैन का क्या है? एक उन्होंने क्या किया था? एक एक्सपेरिमेंट किया था आउटडोर, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम के लिए एक्सपेरिमेंट किया था, आउटडोर एक्सपेरिमेंट था वो। और पॉल एहरलिख का क्या है? रिवेट पेपर हाइपोथेसिस है। और वहीं पे हमारा कौन बच गया? अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट, उसका क्या है? स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप एक हाइपोथेसिस है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा गया है। ट्रॉपिकल रीजन शो ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस बिकॉज, कि जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे स्पीशीज की जो रिचनेस है वो ज़्यादा है। 2024 में पूछा गया। इसका क्वेश्चन, इसका आंसर क्या? क्योंकि देखो, एक तो होता है ट्रॉपिकल रीजन, एक होता है टेम्परेट रीजन। क्या होता है? टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन पे जो रिचनेस है स्पीशीज की वो कम है, और वहीं पे ट्रॉपिकल रीजन जो है वहाँ पे ज़्यादा। इसका आंसर क्या होगा? इसका क्या रीज़न है? ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, हैंस मोर टाइम वाज अवेलेबल फॉर स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन। कि देखो, आप पढ़ाई कर रहे हो और वहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस हो रही है, तो आपकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, या फिर जहाँ पे आप पढ़ाई करो आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो रही, वहाँ पे आपकी ग्रोथ ज़्यादा होगी पढ़ने की। तो जहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा, तो यही बात ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में है कि वहाँ पे कैसा माहौल रहता है, कैसा माहौल है? अनडिस्टर्ब्ड है। मिलियन ईयर से वहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, तो वहाँ पे क्या स्पीशीज़ का डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा हो गया। और एक जगह जहाँ पे क्या होता है? डिस्टर्बेंस होता है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तबाहियाँ मच रही है, तो वहाँ पे जो स्पीशीज़ बनती है वो खत्म हो जाती है, तो वहाँ पे डाइवर्सिटी इतनी नहीं बन पाती, और वहीं पे ट्रॉपिकल एरिया में डाइवर्सिटी ज़्यादा। तो ये ऑप्शन सही है। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आर मोर सीजनल। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट सीजनल नहीं है, मिलियंस टू मिलियन ईयर वो कहता है कॉन्स्टेंट रहता है, ये गलत है।
मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन ट्रॉपिक, ये बात सही है कि सोलर एनर्जी क्या आती है, ट्रॉपिकल लेवल पे ज़्यादा आती है। कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट प्रमोट नीश स्पेशलाइजेशन, यस कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट है, मिलियन टू मिलियन ईयर से वहाँ पे अनडिस्टर्ब्ड एरिया है, अनडिस्टर्ब्ड इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पे क्या मिलेगा, नीश स्पेशलाइजेशन होगा। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आर कॉन्स्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल, यस कॉन्स्टेंट और कैसे प्रिडिक्टेबल है। तो ACDE क्या है, ACDE, बी नहीं है, ACDE ओनली, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्या है, मिलियंस ऑफ मिलियन ईयर से वहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, अनडिस्टर्ब्ड एरिया है। एरिया इन्वायरमेंट कैसा है, कॉन्स्टेंट और प्रिडिक्टेबल है। सोलर एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, और क्या है कि हम बोल सकते हैं कि नीच स्पेशलाइजेशन हो गया, क्योंकि वहाँ पे एरिया कैसा है, कॉन्स्टेंट है। और यहाँ पे सीजनल, लेस सीजनल है, मोर नहीं आएगा यहाँ पे लिया मोर सीजनल, मोर नहीं आएगा, लेस सीजनल, कैसा है, लेस सीजनल, ठीक है। तो आई होप आपकी आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मैं यहाँ पे क्लास टॉप करती हूँ, मैं 46 क्वेश्चन लेके आई थी, 46 में से 23 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया आज के लेक्चर में, 23 क्वेश्चन मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी, ठीक है। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।